नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। क्या है वो? जीएसटी। इंडिया में जीएसटी लॉन्च क्यों हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी, पुराने टैक्स सिस्टम में क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ ये भी समझेंगे कि कितने टैक्स सिस्टम्स भारत में काम करते हैं। तो मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी क्यों, ये समझने से पहले अगर हम ये समझ लें कि जीएसटी क्या है तो क्यों का उत्तर हमें अपने आप ही मिल जाएगा। और जीएसटी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने तरह के टैक्स सिस्टम्स होते हैं भारत में या फिर शेष विश्व में, जिसके आधार पर कोई भी सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। टैक्स कर है जो हम समाज कल्याण के लिए सरकार को देते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि टैक्स को किन भागों में बांटा जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। तो टैक्स को नॉर्मली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक वो कि उनको भरेगा कौन, पेई कौन होगा, और एक वो कि कलेक्टर कौन होगा, यानी कि उसको वसूलेगा कौन। ठीक है, एक तो उसको भरेगा कौन और दूसरा उसको वसूलेगा कौन। तो भरने के हिसाब से दो कैटेगरी हो सकती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिस पर लगाया उसी ने ही भरा, यानी कि करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर हुआ, उस तरह के कर को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, मुझ पर ही लगाया और मुझसे ही वसूल लिया, ये क्या है? एक तरह का प्रत्यक्ष कर है। एक कैटेगरी है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ये वो टैक्सेस होते हैं जो लगाया मुझ पर ही लेकिन वसूला किसी और से, उसका भार किसी और पर टाला जा सकता है। करापात और कराघात दोनों अलग अलग है। जैसे सेल्स टैक्स एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, जो भी हम चीजें खरीदने पर टैक्स भरते हैं वो क्या है? एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, वो दुकानदार से वसूला जाता है लेकिन भरा हमने ही। वैट एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। और वसूलने के हिसाब से तीन कैटेगरी हो सकती हैं। कुछ टैक्सेस होते हैं सेंट्रल के, भारत में दो तरह की सरकारें काम करती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। तो कुछ कर केंद्र सरकार वसूलती है और कुछ कर राज्य सरकारें वसूलती हैं। जो केंद्र सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार के खाते में जाते हैं, उनको कहते हैं सेंट्रल टैक्सेस। और जो राज्य सरकारें वसूलती हैं, राज्य सरकार के खाते में जाते हैं, उनको कहते हैं राज्य टैक्सेस। तो कुछ सेंट्रल कर, सेंट्रल टैक्सेस, और कुछ राज्य के कर, स्टेट टैक्सेस, और कुछ होते हैं लोकल, जो वहां की राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर लगाए जा सकते हैं। उस तरह के कर को कहते हैं लोकल टैक्स। अब सेंट्रल जो वसूलती है उनमें कुछ है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये सभी टैक्सेस किसके खाते में जाते हैं? केंद्र सरकार के खाते में जाते हैं। इस तरह के ही कुछ 15 टैक्सेस थे, 15 कर थे। कब तक? 30 जून 2017 से पहले कुछ 15 कर थे जो केंद्र सरकार के खाते में जाते थे। उसमें कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जैसे इनकम टैक्स केंद्र सरकार के खाते में जा रहा है, ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार के थे, और ऐसे ही स्टेट के भी कुछ टैक्सेस थे, जिसमें सेल्स टैक्स एक था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, शराब पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार नहीं लगाती, राज्य सरकार लगाती है। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अफीम पर टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू पर टैक्सेस, ये सभी क्या जाते थे? राज्य सरकारों के खाते में जाते हैं। तो ये हो गया पार्टीशन इनका कि केंद्र सरकार के कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन से हैं। और राज्य सरकारों के पास थे कुल 20 टैक्सेस 30 जून 2017 से पहले। अब हमें समझना है जीएसटी क्यों। तो ये समझने से पहले आप ये समझ गए टैक्सेस के प्रकार कौन कौन से थे। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी कि लगाते हम पर ही हैं लेकिन वसूलते किससे हैं? दुकानदार से वसूलते हैं। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में या कहीं पर भी टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है।
तो भारत में क्योंकि दो तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल और स्टेट, तो कुछ टैक्सेस सेंट्रल वसूलती है, कुछ टैक्सेस राज्य वसूलता है। तो एक वस्तु पर, एक चीज पर जब भी कोई भी चीज का प्रोडक्शन हुआ और मार्केट में बिकेगा तो कौन कौन उस पर कर वसूलता है, ये हम समझ लेते हैं। तो जब वस्तु का प्रोडक्शन होगा तो उस पर लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है उस पर? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क कि प्रोडक्शन किया है आपने, इस पर कर दीजिए, और वो कर वसूलेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CED। जब वो चीज बनकर मार्केट में बिकने जाती है तो उस पर सेल्स टैक्स वसूला जाता है। ये कौन वसूलता है? राज्य सरकार। तो दो अलग अलग टैक्सेस हैं, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जैसे ही वो मार्केट में बिकने गई सेल्स टैक्स। और दोनों बॉडीज अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग, दोनों सरकारें अलग अलग कर इस पर वसूलती हैं। ये है भारत का मॉडल। जहाँ पर भी केवल एक ही सरकार है, केंद्र सरकार है, वहाँ पर एक ही तरह का कर वसूला जाएगा, वो एक ही सरकार उस पर कर लगाएगी। क्योंकि भारत में दो हैं तो इसलिए दो तरह के कर इस पर लगाए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार को अलग रिवेन्यू चाहिए, केंद्र सरकार को अलग रिवेन्यू चाहिए। तो बिफोर 30 जून 2017 क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे टैक्स सिस्टम में, भारत के टैक्स सिस्टम में, जिसकी वजह से GST को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ी? तो वो ड्रॉबैक था कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको? कैस्केडिंग इफेक्ट। हिंदी में या आम शब्द में इसको कह सकते हैं टैक्सेस ऑन टैक्स। कर के ऊपर कर वसूला जाता है। जो टैक्स हमने भर दिया है उस टैक्स पर फिर से टैक्स वसूला जाता है, उसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और यही दिक्कत थी 30 जून 2017 से पहले, जिसको ख़त्म करने के लिए GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं। तो कैस्केडिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टैक्स सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार की कर प्रणालियाँ काम करती हैं भारत में या फिर शेष विश्व में। तो एक टैक्स सिस्टम है सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का मतलब है कि जब भी सामान मार्केट में बिकने जाएगा तो पुराने वाले ने उस पर टैक्स भरा है या नहीं भरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब नई कीमत जो है उस पर टैक्स वसूला जाएगा। कैसे होता है ये इसको इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पर्सन है ABC, रॉ मटेरियल है, वैल्यू एडिशन है, टैक्स है और मार्केट प्राइस है। अब ये उदाहरण ले लिया जाए कि पर्सन A ने कोई रॉ मटेरियल बेचा 100 रुपये का। ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, उसको चाहिए प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक है 100 रुपये का, मार्कर बनाने वाली कंपनी ने 100 रुपये का प्लास्टिक खरीद लिया। तो जब प्लास्टिक बिका तो उस पर राज्य सरकार वसूलेगी सेल्स टैक्स, है ना। तो ये मान लेते हैं कि 10% था वो सेल्स टैक्स का रेट। तो 100 रुपये का रॉ मटेरियल, 10 रुपये का टैक्स, मार्केट प्राइस हो गया 110 रुपये, और B पर्सन ने 110 रुपये का ये प्लास्टिक खरीद लिया। अब जब वो 110 रुपये का प्लास्टिक लेकर आया, उसने कहा कि अब मैंने इस पर मेहनत की है, मार्कर बना दिया इसको, मेरे लेबर्स लगे और मेरा कुछ प्रॉफिट है, मैंने इस पर वैल्यू एडिशन किया 40 रुपये का, मैं इसको बेचूंगा 150 रुपये का मार्केट में। तो 150 रुपये का क्या हुआ, जब इसने बना दिया मार्कर तो उस पर लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है इसका, तो सेंट्रल केंद्र सरकार तुरंत कूद पड़ेगी कि लाओ हमारा कर इस पर दो। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का भी रेट मान लेते हैं कि 10% था उस पर। तो कितना हो गया, 150 रुपये का सामान और 10 रुपये का टैक्स, 15 रुपये टैक्स हो गया, मार्केट प्राइस हो गया इसका 165 रुपये। अब 165 रुपये रिटेलर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाएगा। दुकानदार कहता है 165 रुपये का तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कि ये मार्कर खरीदा, और इस पर मैंने 50 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, इसको अपने पास इतने दिनों तक रखा दुकान में, है ना। मेरे भी कुछ लेबर्स यहाँ पर लगी हुई थी जो इसको बेचेगी, तो 50 रुपये का मैंने इसमें वैल्यू एडिशन और मेरा कुछ प्रॉफिट मिलाकर वो 50 रुपये हो जाता है। तो वो कितने हो गया इसका, 165 और 50 215 रुपये, और 215 रुपये पर फिर 10% सेल्स टैक्स लगेगा। कितना हो गया ये, 21 रुपये 50 पैसे, और जोड़कर 215 में कीमत हो गई इसकी 236 रुपये 50 पैसे। तो 236 रुपये 50 पैसे में ये कस्टमर को बिक गया, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखो कि जो 110 रुपये के बाद 40 रुपये ऐड किया तो सरकार को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर उसने टैक्स भरा था कि नहीं भरा था, तो कुल जो कीमत है उस पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 110 रुपये कीमत पर ये 10 रुपये टैक्स के थे, है ना। इस 10 रुपये पर हमने फिर से टैक्स दिया और ऐसे ही यहाँ पर ये 15 रुपये, 165 रुपये में 15 रुपये टैक्स के थे और इस 15 रुपये पर हमने फिर से टैक्स दिया। इसको ही कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कि हम टैक्स के ऊपर टैक्स वसूलते हैं। ये कौन से सिस्टम में होता है? सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में, कि जहां पर सरकार को ये फर्क नहीं पड़ता कि पुराने वाले ने टैक्स भरा या फिर नहीं भरा, नई कीमत जो है उस पर ही कुल टैक्स वसूल लिया जाएगा। अब एक सिस्टम भारत में काम करता है या कहीं पर भी काम करता है, उसको कहते हैं वैट सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स। इस सिस्टम में ये होता है कि हमें सिर्फ उतने ही मूल्य पर टैक्स देना है जितना हमने वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि की है। कैसे काम करता है ये, अभी यही वाला एग्जांपल यहाँ पर लेकर समझते हैं। पर्सन ए ने रॉ मटेरियल बेच दिया 100 रुपये का और उस पर सेल्स टैक्स लगा 10%, 110 रुपये मार्केट प्राइस हो गया। अब प्रोड्यूसर के पास गया वो पर्सन बी, मान लेते हैं मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री को, तो उसने सामान कितने का खरीदा? ये 110 रुपये का। लेकिन जब वो अपनी बुक्स में एंट्री करता है तो अपनी बुक्स में एंट्री इस तरह से नहीं करता कि 110 रुपये पूरे लिख लिए। वो दिखाता है कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल प्लस 10 रुपये टैक्स के दिए हैं मैंने। 100 रुपये का रॉ मटेरियल प्लस 10 रुपये टैक्स के दिए हैं मैंने। इस 10 रुपये को कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि सरकार की तरफ से इसको ये 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपये पर्सन ए पहले ही भर चुका है। अब क्या होगा, कहता है कि मैंने वैल्यू एडिशन कर दिया इस पर 40 रुपये, मेरी लेबर लगी और मेरा कुछ प्रॉफिट, तो कितने की हो गई वस्तु? वस्तु हो गई 100, 100, 10 और 40। 100 रुपये इसमें रॉ मटेरियल के हैं, 10 रुपये टैक्स के हैं और 40 रुपये इसका वैल्यू एडिशन है। तो इसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ ये 40 रुपये पर ही देना पड़ेगा। 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर मान लें तो कितना टैक्स दिया उसने? सिर्फ 4 रुपये टैक्स दिया। कितनी हो गई वस्तु की कीमत? 154 रुपये। हालांकि वो यहाँ पर 10 रुपये और 4 रुपये 14 रुपये पूरे भर रहा है, लेकिन जब वो भर देगा तो उसको 10 रुपये का क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? समझा पा रहा हूँ मैं आपको कि 110 रुपये का जो उसने सामान खरीदा था उसमें 100 रुपये रॉ मटेरियल के थे और 10 रुपये टैक्स के थे। तो अपने पास वो बुक्स में दिखाता ही इस तरह से है कि मैं 10 रुपये टैक्स के भर के आया हूँ, ये 10 रुपये मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि ये 10 रुपये आपके पास पर्सन ए पहले ही पहुँचा चुका है। मैंने जो 40 रुपये वैल्यू एडिशन किया है उस पर मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, जो कि बनता है 4 रुपये, और वो मैं आपको भर देता हूँ। क्लियर है? तो सी के पास जब ये पहुंचता है, कितने का मिला उसको? 140 रुपये का सामान और प्लस 14 रुपये टैक्स के दिए हैं उसने, है ना। 154 रुपये का जो सामान है इसमें 10 रुपये यहाँ पर, 4 रुपये यहाँ पर, 14 रुपये टैक्स के हैं और 140 रुपये का सामान है उसके पास। और वो कहता है कि मैंने 50 रुपये वैल्यू एडिशन कर दिया इस पर, तो उसको टैक्स कितने पर देना है? 50 रुपये पर ही, क्योंकि इस मूल्य पर 10% तो पहले से ही भरा जा चुका है। तो वो कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से 5 रुपये। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई फिर? 209 रुपये। 140, 54, कितना हो गया? 154 प्लस 50, 204 और 209 रुपये का सामान मार्केट में ये बिक जाएगा। यहाँ पर देखो कितने का बिक रहा था? 236 रुपये 50 पैसे का बिक रहा था। क्यों? क्योंकि हम टैक्स के ऊपर ही टैक्स बार बार वसूल कर रहे थे। यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 209 रुपये हो गई। इतना फर्क पड़ जाता है वैट सिस्टम में और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम में। दोनों सिस्टम आ गए आपको समझ में? टैक्स, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में कैस्केडिंग इफेक्ट था और वैट सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स हम वसूल कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है। अब भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं कि कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं टैक्स सिस्टम में, अंत में जाकर जीएसटी तक कैसे पहुंचे हैं। तो 1986 तक, यानी कि टिल 1986 तक भारत में जो टैक्स
सिस्टम काम करता था वो यही था, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। ठीक है, यही सिस्टम काम करता था। अब क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर कि भारत में दो बॉडीज हैं, सेंट्रल बॉडी अलग है, स्टेट बॉडी अलग है टैक्स को वसूलने की। तो 1986 आते आते केंद्र सरकार कौन सा टैक्स वसूलती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आया ही 1994 में है। तो 1986 तक कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स सरकार वसूल रही थी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो 1986 आते आते सरकार को समझ में आ गया कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कैस्केडिंग हो रही है। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कैस्केडिंग कैसे होगी? एक एग्जांपल लेते हैं कार का। कार बनाने वाली जो कंपनी है वो कभी भी अपने सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती। टायर कहीं और से आएगा, उसमें लगने वाला लोहा कहीं और से आएगा, फाइबर कहीं और से आएगा, स्टीयरिंग किसी और ने बनाया है, म्यूजिक सिस्टम कहीं और से आएगा, शीशे कहीं और से आएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल लेवल्स होते हैं एक कार को तैयार होने में। एक ये टायर ले लिया, ये लोहा ले लिया, ये फाइबर ले लिया, ये म्यूजिक सिस्टम ले लिया, ये ग्लास ले लिया उसका, है ना, ये अलॉय व्हील्स ले लिए उसके। तो मल्टीपल लेवल्स हैं इसके कार को बनाने के लिए। अब इसने भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा है। जब टायर बनाया होगा तो टायर पे भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा, लोहा बनाया उसका तो उस पर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा, ग्लास बनाया उसका उस पर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा। तो इन सब ने ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरी हुई है। और जब कार का प्रोडक्शन होता है तो कार पे भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। तो ये जो हमने पहले से ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भर रखी है, इस पर फिर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरी है हमने, है ना, कैस्केडिंग, कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में ही कैस्केडिंग हो रही थी। 1986 आते आते सरकार को ये समझ में आ गया और उसने क्या किया कि राज्य सरकारों पर तो हमारा बस है नहीं अभी, हम केंद्र सरकार के जितने भी टैक्स हैं उसमें से कैस्केडिंग हटाएं सबसे पहले। ठीक है, तो 1986 में अमेंडमेंट किया गया संविधान में, जो कि था 80th अमेंडमेंट, 80वां संशोधन। और क्या किया इसमें कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नाम चेंज करके मोड वैट कर दिया। अब मोड वैट में क्या लिखा कि अगर किसी वस्तु पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले से ही पे कर दी गई है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। क्लियर है? समझा पा रहा हूं मैं आपको कि मोड वैट में क्या चेंजेस किए गए 80th अमेंडमेंट में, कि अगर आपने किसी वस्तु पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले से ही पे कर रखा है तो गवर्नमेंट आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगी। आपको सिर्फ उतने पर ही टैक्स देना है जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है। तो यहाँ पर ये मान लें कि जब कार शोरूम से बाहर निकली और उस पर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारा टैक्स मिलाकर 1,20,000 रुपये होता है और इन सभी ने उस पर 1 लाख रुपए भर रखा है, तो सरकार इस कार के मालिक को 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगी। उसकी जेब से कितने जाएंगे? सिर्फ 20,000 रुपए। ये कौन सा सिस्टम लगा दिया अब यहाँ पर? वैट सिस्टम। इसीलिए इसका नाम चेंज करके मोड वैट कर दिया। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कैस्केडिंग खत्म हो गई, वहां पर कौन सा सिस्टम आ गया? वैट सिस्टम आ गया 1986 में। अब 1986 से 1994 तक चली ये सारी चीजें। 1994 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कराया हमसे कि हम जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं या जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे गुड्स के नहीं हो सकते, उसमें कुछ पार्ट सर्विसेज का भी होता है। जैसे हेयर कटिंग एक सर्विस है, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना वो क्या है? एक तरह की सर्विस है। तो अब हम सर्विसेज पे भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। सर्विस टैक्स हमसे इंट्रोड्यूस करवाया 1994 में। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। 1994 में जब सर्विस टैक्स आया तो ये बहुत मोटा रिवेन्यू लेकर आने वाला था। जैसे गुड्स के प्रोडक्शन में मोटा रिवेन्यू आता है, वैसे ही सर्विस टैक्स में भी मोटा रिवेन्यू आता है। अब राज्य सरकारें इस कदर कंगाल रहती हैं, इस कदर कंगाल रहने का मतलब है कि उनके पास टैक्स के जो नंबर्स हैं वो तो ज़्यादा हैं, लेकिन रिवेन्यू केंद्र सरकार से कम आता है। कुछ चंद टैक्सेस हैं जिन पर वो बहुत मोटा रिवेन्यू अपने राज्य के लिए कमाती हैं। वो कौन कौन से हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो उन्होंने क्या सोचा कि सर्विस टैक्स हमें किसी तरह से मिल जाए, यानी कि ये टैक्स किसके खाते में चला जाए? राज्यों के खाते में चला जाए।
तो क्या कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स, और ये जो सर्विस टैक्स है ये वही प्रोफेशनल टैक्स है। तो हालांकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से केंद्र सरकार का साथ दिया और कहा कि प्रोफेशनल टैक्स अलग है और सर्विस टैक्स अलग है, और ये सर्विस टैक्स केंद्र सरकार के खाते में चला गया। तो जब केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कराया तो उनको पहले से ही पता था कि इस टैक्स में तो हम कैस्केडिंग नहीं करेंगे कम से कम। कैसे? मान लेते हैं अब इस कार को बनाने में कुछ सर्विसेज थी, उसका डिज़ाइन रेडी किया जिसने, क्या है, एक सर्विस है वो। ये सामान उठा के दूसरी जगह लेके जाना, वो क्या है, एक तरह की सर्विस है। तो सर्विस मल्टीपल लेवल हो सकते हैं सर्विसेज के भी इसमें, है ना। तो जहां पर भी मल्टीपल लेवल्स आ जाते हैं वहां पर कैस्केडिंग क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो केंद्र सरकार को यहाँ पर पहले से ही समझ में आ गया था कि इस टैक्स में हमको कैस्केडिंग नहीं करनी है, तो उन्होंने शुरुआत से ही ये योजना बना रखी थी कि अगर किसी प्रोडक्ट पे सर्विस टैक्स भर रखा है तो उसका क्या मिल जाएगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और 1994 में 88th अमेंडमेंट किया, 88वां संशोधन, और ये मोड वैट का नाम चेंज करके सेन वैट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मोड वैट में क्या था, सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की ही कैसे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे थे। अब सेन वैट में सर्विस टैक्सेस पे भी दे देंगे क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर 1994 में इसका नाम चेंज होकर हो गया सेन वैट। अब सेन वैट क्या है, केंद्र सरकार का टैक्स है, और अभी सिर्फ ये केंद्र सरकार ही रियलाइज कर पाई है कि कैस्केडिंग हमें खत्म करनी चाहिए। कैस्केडिंग अभी राज्य सरकारों के टैक्स में चल रही है। राज्य सरकारें अभी भी टैक्स सिस्टम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। तो जितने लेवल पे वो बिक रहा है चीज, उतने लेवल पे सेल्स टैक्स वसूला जा रहा है, बिना ये जाने, बिना ये फर्क पड़े कि पहले उस पर सेल्स टैक्स भरा गया है कि नहीं भरा गया। कुल मिला के सार ये है कि राज्य सरकारें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रही हैं सेल्स टैक्स पर। ठीक है, तो 1994 से फिर राज्य सरकारों को समझाना शुरू किया गया कि आप अपना टैक्स सिस्टम ठीक करिए, आप जो टैक्स पे टैक्स वसूल रहे हैं वैट सिस्टम अपने पास लगाओ, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन हटाओ। तो राज्य सरकारें इस इंप्रेशन में होती हैं हमेशा जब भी केंद्र सरकार उनके पास पहुंचती है कुछ रेवेन्यू का टॉपिक लेकर, कि पहले ही इन्होंने हमारे हाथ में कटोरा थमा रखा है, इतना कम रेवेन्यू है हमारा, अब फिर आ गए कुछ छीनने के लिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 17 रुपए का सीधा सीधा नुकसान था, 17 रुपए का सीधा सीधा नुकसान है। तो राज्य सरकारों के इंप्रेशन क्या है कि नुकसान होगा भाई ये वाला टैक्स सिस्टम लगाकर हमको। तो केंद्र सरकार ने उनको समझाना शुरू किया और समझाते समझाते आ गया 2004। 2004 आते आते तक राज्य सरकारें नहीं मानी, और राज्य सरकारें क्या कहती हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं रेवेन्यू कमाने की सिर्फ। कौन कौन सी? एक तो पेट्रोल है और एक है लिकर। लिकर पर एक्साइज ड्यूटी जो है यानी कि उत्पाद शुल्क, वो केंद्र सरकार नहीं लगाती, वो लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारें ही उस पर उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारें ही उस पर सेल्स टैक्स वसूलती हैं। तो ये दोनों कर किसके खाते में जाते हैं? राज्यों के खाते में जाते हैं। और बहुत मोटा रिवेन्यू है, लगभग किसी राज्य का 25% रिवेन्यू केवल लिकर से आता है। और पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और सेल्स टैक्स लगाया जाता है, और दोनों ही भारी मात्रा में। इस समय पेट्रोल का रेट कितना, 100 रुपये जा रहा है ना, तो उसमें इन टैक्सेस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है और सेल्स टैक्स लगाता है स्टेट, और दोनों ही बहुत भारी मात्रा में। इससे भी मोटा रेवेन्यू आता है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकारों के पास जब भी केंद्र सरकार समझाने जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कहते हैं रेवेन्यू के मामले में कि इन दिनों को तो छोड़ दो, इस पर तो हाथ भी मत लगाना, इसके अलावा कुछ है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी, और बाकियों में तो ठीक करो। तो 2004 में समझाया गया कि यहाँ पर आप सेल्स टैक्स यानी कि ये वाला सिस्टम चेंज करो, वैट लाओ अपना। तो राज्य सरकारें मान गई। किस बना पर मानी? केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया।
कौन सा एक्ट था कि अगले, उसको कहते हैं कंपनसेशन एक्ट, क्षतिपूर्ति एक्ट, कि अगले 2 साल तक जितना भी रेवेन्यू का नुकसान होगा आपका, एक बेस बना लिया कुछ पीछे की हिस्ट्री देख देख के कि जितना भी नुकसान होगा आपका उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक, कि उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ये वाली जब शर्त आ गई तो फिर राज्य सरकारों ने सेल्स टैक्स को चेंज करके वैट कर दिया। कौन सा सिस्टम लगा दिया वहां पर? वैट लगा दिया। और पहले उसमें 2004 में लगभग 25-26 राज्यों ने वैट सिस्टम अपना लिया और ये पाया कि वैट सिस्टम आने से टैक्स कलेक्शन बढ़ गया उनका। बढ़ कैसे जाएगा? कि अब टैक्स देने वाले नंबर्स में ज़्यादा हो गए। जब यहाँ पर बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा तो लोग अपनी इनकम छुपाने भी लगते हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है ये। तो अब जब टैक्स तुमको क्रेडिट वापस मिल जा रहा है उतने मात्रा में, तुम्हारी जेब से उतना ही पैसा जा रहा है जितने तुमने वैल्यू ऐड किया है, तो क्या होगा? टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पर राज्य सरकारों ने यही पाया कि टैक्स जो कलेक्शन था वो इंक्रीज हो गया। तो 2004 यानी कि 2005 में मात्र 8 राज्यों को, 7-8 स्टेट्स को ही ज़रूरत पड़ी कंपनसेशन लेने की, और दूसरे साल सिर्फ 2 ही राज्यों को पड़ी, और तीसरे साल तो मिलना भी नहीं था और किसी ने मांगा भी नहीं। तो ये कंपनसेशन एक्ट देकर क्या करा लिया इन्होंने? वैट सिस्टम स्टेट में भी लागू करा लिया। अब स्टेट के टैक्सेस में भी हट गया कैस्केडिंग और सेंट्रल के टैक्सेस में भी हट गया कैस्केडिंग। तो जब सभी जगह से कैस्केडिंग हट गई तो फिर कैस्केडिंग बची कहाँ? ये हम समझ लेते हैं कि अब फिर से एक और संशोधन करना पड़ा। कब? 2017 में, और जीएसटी को लॉन्च करना पड़ा, वो हम समझते हैं अब। तो सभी जगह से कैस्केडिंग खत्म होने के बाद सिर्फ एक जगह अभी कैस्केडिंग बची हुई है। कहाँ पर? वो हम ये इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। गुड का प्राइस था, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये था, उससे बनाया गया मार्कर। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी उस पर 12.5% के हिसाब से 12 रुपये 50 पैसे, और प्राइस हो गया इसका 112 रुपये 50 पैसे। यानी कि जब रिटेलर ने खरीदा तो 112 रुपये 50 पैसे का खरीदा, और उस पर उसने लगाया कि मेरा प्रॉफिट है 37 रुपये 50 पैसे, मैं इसको 150 रुपये में बेचूंगा। मार्केट में जब वो बिका तो 150 रुपये पर बिका, और इस 150 रुपये पर लगेगा फिर सेल्स टैक्स, है ना? इस 150 रुपये पर लगेगा फिर सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स अगर 14% मान लिया जाए, 14% के हिसाब से 21 रुपये 50 पैसे होते हैं, और मार्केट में कस्टमर के पास 171 रुपये 50 पैसे का ये पहुंच गया। अब यदि आप ध्यान दो, ये इस 150 रुपये में से 112 रुपये या 12 रुपये 50 पैसे टैक्स के थे, ठीक है, जिस पर हमने फिर से टैक्स दिया है। सिर्फ एक ही जगह कैस्केडिंग बची हुई है, अब वो है यहां पर, क्योंकि स्टेट अपने टैक्सेस पे आईटीसी दे रहा है और सेंट्रल अपने टैक्सेस पे आईटीसी दे रहा है, दोनों आपस में मिलके इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो जिस पर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भरा गया है उस पर फिर से स्टेट का टैक्स यानी कि वैट भरा जा रहा है। यहां पर क्या है? कैस्केडिंग है। तो लगभग 1 रुपये 80 पैसे हमारी जेब से एक्स्ट्रा गए टैक्स के नाम पर, इस 12 रुपये 50 पैसे पर 14% सेल्स टैक्स। समझा पा रहा हूं मैं आपको कि एक ही जगह अभी कैस्केडिंग बची हुई है, वो वहां पर कि जिस पर हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी भर रखा है, उस अमाउंट पर सेल्स टैक्स या वैट फिर से भर रहे हैं। तो 2004 के बाद कुछ साल ऐसे ही चला और फिर ये रियलाइज हुआ केंद्र सरकार को कि अब इस जगह से भी कैस्केडिंग हटा दी जाए, और उन्होंने जीएसटी लॉन्च करने के लिए राज्य सरकारों को समझाना शुरू किया। और फिर वही राज्य सरकारों की बात कि भैया अगर पेट्रोल और लिकर को छोड़ के कुछ और है तो बताओ। अब लिकर में क्या है? लिकर में कैस्केडिंग है ही नहीं, क्योंकि उस पर स्टेट ही एक्साइज ड्यूटी भी वसूल रहा है और उसी पर सेल्स टैक्स भी वसूल रहा है, ठीक है। तो उस पर इतना ज़्यादा कोई कैस्केडिंग है भी नहीं। बचा पेट्रोल। पेट्रोल जो है केंद्र सरकारों के लिए भी मोटा रिवेन्यू है और राज्य सरकारों के लिए भी मोटा रिवेन्यू है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोड़ दिया जाता है इन दोनों को, बाकियों पे से तो चेंज किया जाए
और 2017 आते आते तक इस कानून में भी कंपनसेशन एक्ट रखा गया था कि अगर कुछ क्षति होती है आपकी टैक्स कलेक्शन में या कमी आ जाती है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। और जब कंपनसेशन एक्ट आ गया तो राज्य सरकारें फिर से मान गई और 2017 यानी कि 30 जून 2017 मध्य रात्रि से जीएसटी लॉन्च कर दिया गया। जीएसटी क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार की ज़रूरत है तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्यों नहीं, वहाँ पे कैस्केडिंग नहीं हो सकती क्या? अब डायरेक्ट टैक्स क्योंकि केंद्र सरकार ही वसूल रही है और उसमें कोई भी लेवल्स नहीं होते, कैस्केडिंग ज़्यादातर वहीं आती है जहाँ पर मल्टीपल लेवल्स हो टैक्स वसूलने के। इनकम टैक्स में क्या लेवल है? कोई भी लेवल नहीं है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अलग वसूल रही, राज्य सरकार अलग वसूल रही है, वो केंद्र सरकार के ही खाते में जा रहा है पूरी तरह से। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कैस्केडिंग है ही नहीं, इस वजह से उनमें सुधार करने की इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता है भी नहीं। केवल अप्रत्यक्ष करों में सुधार की आवश्यकता थी और 2017 को जीएसटी लॉन्च कर दिया गया। तो क्या है जीएसटी, समझ गए आप? अब क्यों है जीएसटी, इसका उत्तर भी मिल ही गया होगा आपको। क्यों है? कैस्केडिंग की वजह से थी, जो कि हम टैक्स पर वापस से टैक्स भर रही थी जनता और सरकार उस पर वसूल रही थी, इस वजह से। और जब जीएसटी आया तो जीएसटी के बाद में भी टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई देखी गई, राज्य सरकारों के भी और केंद्र सरकारों के भी। तो ये था भैया जीएसटी क्यों या फिर क्या। अब हम देखते हैं कि जीएसटी की विशेषताएं क्या क्या हैं। दो चार छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो कंप्रेहेंसिव है ये। कंप्रेहेंसिव का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर का सुधार है ये। एक संशोधन था 80वां और एक संशोधन था 88वां, है ना, 1986 में और 1994 में। इन दोनों को मिलाकर अगर 10 से गुणा कर दिया जाए उतना बड़ा कर सुधार था जीएसटी, ऐसा कहा जाता है। उतना बड़ा कर सुधार था ये जीएसटी, 101वां संशोधन। ठीक है, कंप्रेहेंसिव। तो देखें क्या था इसमें, कुछ टैक्सेस सेंट्रल के, कुछ टैक्सेस स्टेट के, इन सभी को हटाकर एक बना दिया गया जीएसटी। क्या था उसमें? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पार्शियल लिखी गई है। पार्शियल का मतलब यह है कि पेट्रोल पर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है, इसीलिए पार्शियल है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पार्शियल खत्म कर दिया गया। सर्विस टैक्स टोटल खत्म कर दिया गया। अब सर्विस टैक्स का कोई नाम नहीं होता, जो है जीएसटी है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कुछ कस्टम ड्यूटीज एडिशनल होती है। कस्टम ड्यूटी वो होता है जो बाहर से सामान आने पर लगाया जाता है, तो कुछ जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो खत्म कर दी गई। स्पेशल कस्टम ड्यूटी होती हैं कुछ, वो भी खत्म कर दी गई। एडवर्टाइजमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया, ये सभी खत्म कर दिए गए। ऐसे ही राज्य सरकारों ने कुछ कर खत्म किए। वैट खत्म कर दिया, एंट्री टैक्स खत्म कर दिया। एंट्री टैक्स वो होता है कि राज्य सरकारों में जब भी राज्य की सीमा में कोई भी अगर बाहर का सामान घुसेगा बेचने के लिए तो उस पर क्या देना होगा? एंट्री टैक्स देना होगा। ज़्यादातर ये वसूले जाते थे ट्रक से, तो जो भी अगर ट्रक अंदर घुसा तो उस पर दिया जाए, जो ट्रक टैक्स वसूला जाता था एंट्री टैक्स, वो खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ ऑक्ट्रोई होती है, एक चुंगी कर। एमसीडी वाले, एमसीडी कह रहा हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ज़्यादातर ये वसूलते थे, तो ऑक्ट्रोई को भी खत्म कर दिया गया। अब ट्रक को रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाना है तो बिना रोक टोक सीधा जा सकता है, कोई भी कर उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया। गैम्बलिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। इन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक बना दिया गया, क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु सेवा कर। कंप्रेहेंसिव है ये, बहुत मल्टी स्टेज्ड है ये। सबसे पहले तो ये वैट सिस्टम है ना, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है ये, कि जितना भी आपने वैल्यू एडिशन किया है उसी पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मल्टी स्टेज्ड है ये, बहुत सारे लेवल जहाँ जहाँ। अब ये तो मैंने मिनिमम लेवल लिए हैं कि वो प्रोड्यूसर के पास से निकला, रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से फिर कस्टमर के पास पहुंच गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। रिटेलर ही कई सारे हो सकते हैं, या प्रोड्यूसर के पास से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से दूसरे रिटेलर के पास। तो सभी अपना अलग अलग जोड़ सकते हैं। जितने भी ज़्यादा लेवल्स होंगे उतने ही लेवल्स पे जीएसटी लगेगा। तो इसीलिए ये मल्टी स्टेज्ड है, और जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा उतने पर ही उसको सिर्फ टैक्स भरना है। अब इसको पास कराने के लिए संविधान में 4 एक्ट पारित किए गए। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये 4 एक्ट पारित किए गए संविधान में।
और उसके साथ साथ ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जो सामान जहां पर जाकर बिकेगा उस राज्य को उसका कर मिलेगा, ठीक है, उस राज्य को उसका कर मिलेगा। मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्शन अगर तमिलनाडु में हुआ और वो बिका दिल्ली में, तो दिल्ली को उसका जीएसटी मिलेगा, तमिलनाडु को नहीं। तो जो भी सामान जहां जिस राज्य में बिकेगा उस राज्य को उसका टैक्स दिया जाएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं वन स्टेट के हिसाब से कि जो प्रोडक्शन जहां पर हुआ वहीं पर ही बिक गया। तो क्या है, पर्सन ए ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर सेंट्रल जीएसटी दिया, स्टेट जीएसटी दिया, 110 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया। और बी ने 110 रुपए का खरीदा, उस पर क्या दिखाएगा, वो 100 रुपए का सामान दिखाएगा और 10 रुपए टैक्स के, यानी कि आईटीसी, है ना। और 40 रुपए वैल्यू ऐड किया, उस पर 10% के हिसाब से 4 रुपए क्या हो गया इसका, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज कहते हैं इसको, ओटीएल। तो 4 रुपए हो गया उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज, 5% जीएसटी, 5% एसजीएसटी के हिसाब से, और 154 रुपए हो गया उसका मार्केट प्राइस। तो यहीं पर ही बिका और यहीं पर ही खत्म हो गया ये। ऐसे ही 2 स्टेट्स का एग्जांपल है, 2 राज्यों में। तो 2 राज्यों में कैसे काम करेगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो किस तरह से एंट्री की जाएगी और उस राज्य तक उसका कर कैसे पहुंचाया जाएगा, ये हम समझ लेते हैं। ए है, बी है और सी है। सी जो है दूसरे राज्य में रहता है। तो ए ने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उस पर सेंट्रल जीएसटी दिया 5%, स्टेट जीएसटी दिया 5%, मार्केट प्राइस हो गया 110 रुपए। बी जब एंट्री करेगा अपने पास तो क्या दिखाता है, 100 रुपए का सामान और 10 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि टैक्स के दिए हैं उसने, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी। उस पर कहता है मैंने प्रॉफिट लगाया 50 रुपए अपना, तो इस 50 रुपए पर 10% ये भी मान लेते हैं कि ये भी टैक्स भरेगा। कितना हो गया टैक्स मिलाकर 15 रुपए। अब जब वो 15 रुपए टैक्स की एंट्री करता है तो वो ऐसे नहीं दिखाता कि सी जीएसटी के 5 रुपए, 7.5 रुपए और एस जीएसटी के 7.5 रुपए, वो दिखाता है आई जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो आई जीएसटी पे टोटल 15 रुपए लिख देगा आपने, ये भी 5 रुपए और वो जो 10 रुपए पहले भर कर आया था वो भी। अब जब ये सी के पास पहुंचता है तो सी अपने पास दिखाएगा 150 रुपए का सामान और 15 रुपए टैक्स के। उस पर कहता है मैंने 50 रुपए प्रॉफिट लगाया अपना, और इस 50, तो सामान कितने का हो गया, ये 200 रुपए का सामान हो गया, 15 रुपए तो टैक्स के थे। उस 200 रुपए पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी 5% 20 रुपए टैक्स के हो गए और मार्केट प्राइस 220 रुपए इसका हो गया, ठीक है। अब ये जो आईजीएसटी था ये सीधा चला जाता है केंद्र के खाते में, सेंट्रल के खाते में पूरा पैसा चला जाएगा और इसमें से जितना स्टेट का हिस्सा है उसका, यानी कि 7.5 रुपए, वो उस स्टेट को पहुंचा देगा जहां पर वो बिका है। इस तरह से काम करता है ये 2 स्टेट्स की सिचुएशन में, और यही है आईजीएसटी। तो जीएसटी लॉन्च करने के बाद ये सारे चेंजेस किए गए और टैक्स इस तरह से काम करता है। क्यों लॉन्च किया गया जीएसटी, ताकि कैस्केडिंग खत्म हो जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक ही कर वसूलें दोनों पर, और जितना टैक्स आएगा दोनों को आपस में बांट लिया जाएगा। तो अब देखते हैं इसका कंक्लूजन, सार इस पूरे वीडियो का कि क्या निकल के आता है, क्यों लाया गया जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो अलग अलग थे, इनका रेट्स अलग अलग था, ये टैक्स दोनों अलग अलग काम करते थे, अलग अलग कैलकुलेशन इनकी करनी पड़ती थी। तो इन दोनों को एक करने के लिए ही जीएसटी लाया गया। क्या होता था कि एक समय पहले गुड्स का रेट अलग और सर्विस का अलग रेट अलग था टैक्स का, तो जिसको जहां कम लगता था उस वाली कैटेगरी में घुस जाता था। अब जैसे सॉफ्टवेयर है, इसको क्या कहें, गुड्स कहें कि सर्विस कहें, तो सॉफ्टवेयर उसी जगह घुस जाता था जहां पर रेट कम था। अगर गुड्स का रेट कम है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का रेट कम है, तो वहां पर घुस गए, सर्विस टैक्स का रेट कम है तो वहां पर घुस गए। तो रेट अलग अलग थे इनके एक समय पर, हालांकि रेट बाद में एक ही कर दिए गए, लेकिन फिर भी अलग अलग कैलकुलेशन इनकी करनी पड़ती थी, इस वजह से ही एक करने के लिए ये लाया गया। सेन वैट और वैट में कैस्केडिंग हो रही थी, कैसे हो रही थी अभी हमने समझा ये थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों में कैस्केडिंग को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। सबसे मेन पॉइंट यही था इसका। राज्यों की कर दरें अलग अलग थी। दिल्ली में रहने वाला आदमी बाइक खरीदने के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद सब जगह घूमता है, था पहले। क्यों? क्योंकि इनका जो वैट था वो अलग अलग था, और ये दोनों राज्य आपस में कंपटीशन के चलते भी कम या फिर ज़्यादा कभी कभी करते रहते थे। तो जहां पर सस्ता मिलेगा वहां पर से खरीदा जाएगा। तो राज्यों की कर दरें एक रहें, इस वजह से भी जीएसटी लाया गया।
कि इधर उधर ना भागे आदमी। एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय के लिए ये कुछ बेकार के टैक्सेस थे जिसके लिए ट्रक्स को बहुत ही लंबे समय तक के लिए भी इंतजार करना पड़ता था कभी कभी। अब ये खत्म हो गया तो ट्रक सीधा निकला और चला गया अपने डेस्टिनेशन पर। सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस सेम करने थे, सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस सेम करने थे ताकि ऐसा ना लगे कि राज्यों को कि हमसे ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, हम और ज़्यादा करेंगे। पेट्रोल में यही होता है आजकल, जिसने बढ़ाया हम भी बढ़ाएंगे। तो एक करना था टैक्स को कि राज्यों को ये ना लगे कि सेंट्रल ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है और सेंट्रल को लगे स्टेट ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है। तो एक करने के लिए जीएसटी को लाया गया और सबसे बड़ा विजन जो था इसका क्या, वन नेशन वन टैक्स, कि एक राष्ट्र में 36 प्रकार के टैक्स ना हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करें, एक ही पैसा वसूलें और उसको फिर आपस में बांट लें, वन नेशन वन टैक्स। तो ये है इसका कंक्लूजन कि जीएसटी क्यों और जीएसटी क्या, इससे पहले आप समझ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा, और यदि आपको मेरे समझाए हुए टॉपिक्स विषय समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आगे लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।